एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक भाड़े के लड़ाकों मर्सनरीज का ग्रुप देखते हैं। वो लोग एक मिशन पर हैं, कुछ सामान को थियांसु सिटी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए। उनका सफर अभी आधा ही हुआ था कि अचानक उन्हें एक जवान लड़का दिखता है जो सड़क के बीच में काफी उलझा हुआ खड़ा होता है। वो जवान लड़का वांगलिन होता है। ये देखकर एस्कॉर्ट ग्रुप का लीडर अपने एक आदमी को, जिसका नाम यांग सेन है, उसे भेजता है ताकि वो जाकर पूछे कि वांगलिन इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रहा है। बिना टाइम खराब किए यांग सेन उसके पास जाता है और सीधा सवाल पूछ लेता है। सवाल सुनने के बाद वांगलिन समझाता है। वो कहता है कि वो भी थियांसुई सिटी ही जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया क्योंकि उसका ट्रेवल मैप थोड़ा रफ था और अब उसे समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता लेना है। ये सुनकर ग्रुप वाले मेहरबानी दिखाते हुए वांगलिन को ऑफर देते हैं कि वो उनके साथ चल सकता है क्योंकि उनकी मंजिल भी वही शहर है। बिना देर किए वांगलिन ये कीमती ऑफर मान लेता है और वो उनके कहने पर सामान वाली गाड़ी पर चढ़ जाता है। सफर के दौरान वांगलिन छुपकर एक ताबीज में चेक करता है, वही ताबीज जो उसे कई साल पहले एल्डर संडा जू के स्टोरेज बैग से मिला था। ये ताबीज असल में दुर्लभ खजाना निकलता है जिसे बनाने के लिए कुर्बानी दी गई थी। ये एक जादुई हथियार भी है जिसमें कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टिवेटर का एक हमला करने जितनी ताकत मौजूद है। ताबीज देखने के अलावा वांगलिन अबा सितुन से भी बात करता है अपनी कल्टिवेशन प्रोग्रेस के बारे में, क्योंकि अब तक वो सफल नहीं हो पाया फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में। ये परेशानी सुनकर उसे एक बहुत ही सख्त सलाह देता है। वो वांगलिन से कहता है अगर उसे कामयाब होना है तो उसे किसी ऐसे इंसान की फाउंडेशन छीन लेनी चाहिए जो पहले ही ये स्टेज हासिल कर चुका हो। कुछ समय बाद आखिरकार रात हो जाती है। वांगलिन और उसके साथ सफर कर रहा ग्रुप आराम करने का फैसला करते हैं और रात गुजारते हैं एक अस्थायी ठिकाने पर ताकि अगले दिन फिर से सफर जारी रख सकें। आराम करते वक्त वांगलिन की मुलाकात एक अधेड़ उम्र के आदमी से कराई जाती है जिसका नाम टुआन ली होता है। उसे एक खास इंसान माना जाता है, बहुत शान वाला, बहुत तजुर्बेकार और उसके पास ये काबिलियत भी है कि वो किसी का भविष्य देख सकता है। उस रात टुआन ली अपनी भविष्य बताने की ताकत दिखाता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि उसे दिखाई देता है एक डरावना दृश्य। अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक एस्कॉर्ट ग्रुप बहुत जल्द एक जानलेवा मुसीबत का सामना करेगा। ये भविष्य देखकर टुआन ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इसका मतलब है खतरा बहुत पास आ चुका है। जिज्ञासा में वो फिर कोशिश करता है वांगलिन का भविष्य देखने की, ये सोचते हुए कि क्या वांगलिन भी उसी किस्मत का शिकार होगा, लेकिन उसके पूरे झटके के साथ वो कुछ भी नहीं देख पाता। वांगलिन का भविष्य बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा सकता, जिसका मतलब ये भी है कि टुआन ली की भविष्य देखने की ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि वो वांगलिन को समझ सके। थोड़ी देर बाद जब वांगलिन और कुछ लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक तेज हलचल सन्नाटा तोड़ देती है। ये इशारा होता है कि उनका ग्रुप हमले में आ चुका है और पता चलता है कि उनके एक साथी को पहले ही मार दिया गया है, दुश्मनों द्वारा, जो कोई और नहीं बल्कि डाकुओं का एक गिरोह है जो छीनना चाहते हैं वो कीमती सामान जिसे ये लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे। उसी समय डाकू मांग करते हैं कि ल्यूसन और उसके आदमी तुरंत उन्हें दे दें 250 साल पुराना जिनसेंग, लेकिन बदकिस्मती से ल्यूसन मना कर देता है। इसके बजाय वो फैसला करता है अपने मरे हुए साथी का बदला लेने का। उसके इनकार की वजह से डाकुओं का लीडर आखिर सामने आता है और शुरू कर ल्यूसन और बाकी लोगों को धमकाना। वो साफ कह देता है अगर उन्होंने कीमती जिनसेंग हाथों हाथ नहीं सौंपा तो उन सब की थियान सिटी वापसी सिर्फ नाम की होगी। सीधे शब्दों में वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। उसी समय वांगलिन कोशिश करता है ये महसूस करने की कि आखिर उन्हें धमका कौन रहा है, और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि डाकुओं का लीडर असल में उसका पुराना दोस्त जंगहू है। दूसरी तरफ जंगहू की चेतावनी सुनकर टुआन ली ल्यूसन को सलाह देता है कि वो बस जिनसेंग डाकुओं को दे दे, क्योंकि टुआन ली समझ चुका होता है उनका दुश्मन एक कल्टिवेटर है, यानी ऐसा इंसान जो अमरता के रास्ते पर चल रहा है, जिसकी ताकत उन जैसे आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। दिल पर पत्थर रखकर आखिरकार ल्यूसन मान जाता है जिनसेंग देने के लिए, लेकिन अचानक जैसे ही डिब्बा दुश्मन तक पहुंचने वाला होता है, वांगलिन उसे झट से छीन लेता है। उसका ये कदम तुरंत डाकुओं के पूरे ग्रुप को गुस्से से भर देता है और वो लोग फौरन हमला कर देते हैं वांगलिन पर। वो लोग उसे वापस लेने के लिए हमला करते हैं, लेकिन वांगलिन की ताकत उन सबसे कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए सिर्फ एक पल में ही उनके सारे हमले पूरी तरह कुचल दिए जाते हैं। और अब सबको समझ आ जाता है कि वांगलिन भी एक कल्टिवेटर है, यानी अमरता की राह पर चलने वाला इंसान। डाकुओं को हराने के बाद और जिनसेंग वापस लेने के बाद वांगलिन आवाज लगाता है। वो जंगहू से कहता है कि सामने आ जाए। जल्द ही
जंगहू छुपने की जगह से बाहर आ जाता है और उसके आते ही उसके आदमी उसका स्वागत करते हैं। वांगलिन के सामने आने के बाद जंगहू एक बार फिर चेतावनी देता है। वो वांगलिन से कहता है कि बॉक्स उसे दे दे, वरना वो मजबूर हो जाएगा हिंसा करने के लिए। उसी समय को कुछ अजीब लगता है, उसे बिल्कुल पहचान नहीं रहा होता। ये समझकर वांगलिन फैसला करता है कि वो जिनसेंग वाला बॉक्स उसे दे देगा। इससे जंगहू खुश हो जाता है और वो आदेश देता है कि वांगलिन और बाकी लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। लेकिन उनके जाने से पहले ही अचानक एक और इंसान वहाँ पहुँच जाता है। उसकी मौजूदगी पूरे इलाके को डर से भर देती है। उसकी कल्टीवेशन ची कंडेंसेशन लेवल फेंटीन पर होती है। सिर्फ यही बात ल्यूसन के पूरे ग्रुप को डराने के लिए काफी होती है और डर और भी बढ़ जाता है जब वो देखते हैं कि बाइजन डाकुओं को मार देता है और उनकी एनर्जी सोख लेता है। उसी समय बाइजन ये भी कहता है कि उसे चाहिए वांगलिन का ताजा खून ताकि वो अपनी कल्टीवेशन और तेजी से बढ़ा सके। ये सुनकर जंगहू नाटक करता है और खुद ही आगे आकर ऑफर देता है कि वो मदद करेगा वांगलिन को पकड़ने में। लेकिन उम्मीद के खिलाफ उसका नाटक पकड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि जंगहू असल में वांगलिन को भागने में मदद करना चाहता है। ये बात बाइजन को बहुत गुस्सा दिला देती है। वो बेरहमी से जंगहू पर हमला करता है जिससे वो भयानक दर्द होता है। अपने दोस्त को खतरे में देखकर आखिरकार वांगलिन एक्शन लेता है। वो तुरंत बाइजन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद वांगलिन जीत जाता है। फिर वो जंगहू के पास जाता है जो अब आखिरकार आजाद हो चुका होता है उस कंट्रोल पॉइजन से जो बाइजन ने उसके शरीर में डाला था। लेकिन अचानक सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि जंगहू फैसला करता है कि वो मार देगा ल्यूसन के पूरे ग्रुप को, सिर्फ इसलिए ताकि आज रात की बातें राज ही बनी रहें। खुशकिस्मती से वांगलिन उसे रोक देता है। इसके बजाय वो एक और तरीका सुझाता है। वो मिटा देता है ल्यूसन के पूरे ग्रुप की यादें, उस रात जो कुछ हुआ उसके बारे में। इसके बाद वांगलिन और जंगहू साथ में निकल जाते हैं एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए। वहाँ दोनों शुरू करते हैं पुरानी बातें याद करना और अपनी जिंदगी की कहानियाँ एक दूसरे को बताना उस समय से जब वो अलग हुए थे हेंग्यू सेक्ट में। लंबी बातचीत के बाद अपना अपना अगला लक्ष्य बताता है। उसे ढूंढनी है एक सही जगह ताकि वो ट्रेनिंग कर सके अपनी नई मिली फ्लाइंग स्वॉर्ड की। आखिर में वो जंगहू को अपने साथ चलने का निमंत्रण देता है तेंजिया सिटी जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है वो जगह काफी सुरक्षित है अपने दुश्मनों से छुपने के लिए, खासकर अब जब वो दोनों वांटेड अपराधी बन चुके हैं। बाइजन को मारने के बाद जब वो तेंजिया सिटी पहुंचते हैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाते हैं एक ताकतवर इंसान को देखकर जो आता है सी इंसेक्ट से। उस इंसान की ताकत पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर होती है और जानकारी लेने पर उन्हें पता चलता है कि सी इंसेक्ट के लोग बहुत ही क्रूर माने जाते हैं। इसलिए जंगहू वांगलिन को चेतावनी देता है कि वो सावधान रहे और उनसे कोई भी टकराव बिल्कुल ना करे। कुछ समय बाद वांगलिन पहुंचता है एक सराय इन में और तुरंत वो शुरू कर देता है ट्रेनिंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की ताकि वो जल्दी से जल्दी उसे कंट्रोल करना सीख सके। लेकिन तलवार काबू में करना आसान नहीं होता, इसलिए एक बार वांगलिन अबासितुनन से मदद मांगता है। उस समय उसे एक खास टेक्निक के बारे में बताता है, एक ब्लड रिफाइनमेंट मेथड, ताकि ये ट्रेजर वेपन बहुत जल्दी उसके कंट्रोल में आ सके। इसी बीच दूसरी जगह पर एल्डर तेंग के पास एक मेहमान आता है जिसका नाम होता है जिमो। वो मदद मांगने आता है अपनी सुझाने के लिए और उसकी समस्या है बदला। बेईजांग की मौत का भुगतान के तौर पर जिमो देता है एक कीमती खजाना, एक प्रीमोर्डियल इन्फेंट क्लास वेपन। बदले में तेंग इलाके के शासक की मदद के लिए जिसकी मदद करता टेंगली। बात करने के बाद आखिरकार टेंगली मान जाता है जिमो की मदद करने के लिए बदला लेने में, लेकिन उससे पहले वो अपनी ताकत दिखाता है आसमान को दो हिस्सों में चीरकर। तेंजिया सिटी का व्यस्त माहौल जहाँ व्यापारी और खरीदने वाले लोग भरे हुए हैं, यहीं से शुरू होती है एपिसोड 6 की कहानी। एक दुकान के अंदर जंगहू दिखता है जो बेचने की कोशिश कर रहा है एक बहुत ही दुर्लभ खजाना, 1000 साल पुराना जिनसेंग। ये चीज बहुत कीमती है, लेकिन दुकानदार सिर्फ 250 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन सफर करता है, बहुत ही सस्ती कीमत। थोड़ी चालाकी से बाजार वाली बार्गेनिंग ट्रिक्स इस्तेमाल करके नाटक करता है दुकान छोड़कर जाने का, उम्मीद में कि उसे वापस बुलाएगा और बेहतर कीमत मिलेगी। आखिर में वो फिर भी ब्लड जिनसेंग नहीं बेचता, लेकिन अचानक उसे रोक लिया जाता है 2 नकाब पहने आदमियों द्वारा। उनका आना जंगहू को चौंका देता है क्योंकि बिना चेतावनी के वो उस पर हमला कर देते हैं खतरनाक सिमिक्स के साथ। हालांकि जंगहू उन्हें चेतावनी देता है कि तेंग क्लैन को तेंजिया सिटी के अंदर गड़बड़ करने की इजाजत नहीं है, लेकिन पीले कपड़े पहने लोग
पूरी तरह नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो उसे भागने का मौका भी नहीं देते, इसके बजाय उसे फंसा देते हैं एक फॉर्मेट के अंदर जो उसके शरीर को जमीन पर गिरने पर मजबूर कर देता है। पता चलता है उस पर शक है कि वो शामिल था बाइजान की मौत में, और इसी वजह से भड़क चुका है गुस्सा टेंग क्लैन का जो कंट्रोल करता है टेंगजिया सिटी को। अब जांग हू बेचैनी से भाग रहा है, कई दुश्मनों द्वारा पीछा करते हुए। तलवारों के हमले हर दिशा से आते रहते हैं। खुशकिस्मती से उसकी मूवमेंट स्किल्स काफी तेज हैं, जिससे वो गंभीर चोट से बच जाता है। आखिरकार वो गिर जाता है एक बड़े दरवाजे के सामने, और तभी दुश्मनों का लीडर खुद सामने आता है, चेहरे पर भरी हुई नफरत के साथ। हाँ, वो है तेंगली, वही आदमी जिसे पैसे दिए गए थे कि मौत का बदला लेने के लिए। उसी समय दूसरी तरफ वांग लिन अभी भी ध्यान में बैठा है, फोकस करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की ताकत वापस लाने पर। आखिरकार तलवार को काबू में करने के बाद और उसे मजबूती से पकड़ते ही शांत माहौल अचानक अराजक हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसके कमरे में घुस आते हैं। वो होते हैं वांग लिन। तुरंत समझ जाता है उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत खिड़की से बाहर निकलता है। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि वो उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उसने बाइजान को मार दिया था, जो इस शहर में एक सम्मानित व्यक्ति था। इस वजह से वांग लिन भीड़ भरी सड़क में दौड़ता है, कोई रास्ता ढूंढने के लिए अपने पीछा करने वालों से बचने का। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस शहर में एक नियम है, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स मना है। इसी कारण वो फंस जाता है शहर की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर। चारों तरफ से घिरा हुआ दबाव में मिन जांग हू के बारे में सोचता है। उसे विश्वास है उसका दोस्त अभी भी जिंदा है कहीं इस शहर में, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि और दुश्मन लगातार सामने आते जा रहे हैं और उन्हें हराना मुश्किल है पूरी ताकत लगाने के बाद भी। तभी आखिरकार टेंगली सामने आता है। उसकी तेज नजर तुरंत वांग लिन को हिला देती है, और भी डरावनी बात, टेंगली साफ देख सकता है वांग लिन का कल्टीवेशन लेवल। बिना देर किए वो हमला करता है, एक बेहद ताकतवर वार। और तभी सच सामने आता है। वांग लिन को बताया जाता है जिस दोस्त को वो ढूंढ रहा था उसे पहले ही बेरहमी से मार दिया गया है। एक पल में वांग लिन का गुस्सा फट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है उसके सामने खड़ा दुश्मन जरा भी इंसानियत नहीं रखता। इसलिए बिना रुके वांग लिन अपनी नई रिफाइंड ग्रीन फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे टेंगली की तरफ छोड़ देता है, लेकिन ये हमला आसानी से रोक दिया जाता है। पता चलता है वांग लिन की तलवार कभी पहुंच ही नहीं सकती, उसकी पूरी ताकत कभी सामने नहीं आ सकती जब तक उसका मालिक अभी भी लो ची कंडेंसेशन स्टेज में है। वांग लिन के पास अभी भी कई तरीके होते हैं। वो तुरंत अपने आसपास की चीजें इस्तेमाल करता है टेंगली को भटकाने के लिए और परेशान करने के लिए। जैसे ही दुश्मन का ध्यान टूटता है, वांग लिन मौका पकड़ लेता है और बिजली जैसी स्पीड से भाग निकलता है, एक मैजिकल टैलिस्मैन का इस्तेमाल करके, जो उसे बहुत तेज दौड़ने की ताकत देता है। लेकिन टेंगली और उसके आदमी उसे भागने देने का कोई इरादा नहीं रखते। वो पीछा शुरू कर देते हैं छतों के उड़ते हुए इमारतों के बीच से पूरे तेंगजिया सिटी में। अकेले इतने सारे दुश्मनों का सामना करना वांग लिन को धीरे धीरे थका देता है, खासकर जब टेंगली बार बार खतरनाक स्वॉर्ड अटैक्स करता रहता है। फिर भी वांग लिन किसी तरह उनसे बचता रहता है, लेकिन उसके टैलिस्मैन की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। तभी टेंगली के कंट्रोल में तलवारों की बारिश एक बड़ा धमाका कर देती है, जिससे आसपास की कई इमारतें तबाह हो जाती हैं। स्वाभाविक है टेंगली सोचता है कि वांग लिन मर चुका होगा, क्योंकि उसके परिवार की ये इनहेरिटेड टेक्निक कभी भी दुश्मन को मारने में फेल नहीं हुई। लेकिन उसकी हैरानी के लिए वांग लिन अभी भी जिंदा होता है, खरारा हुआ मलबे के पीछे बिल्कुल सुरक्षित, और उसके हाथ में एक लैंटर्न होती है। पता चलता है कि शहर में लगी ये लैंटर्न्स असल में एक सीक्रेट फॉर्मेशन का हिस्सा है, जो हर दिशा से तेंगजिया को सुरक्षा देती है। ये राज समझने के बाद विक्की तेजी से एक करके लैंटर्न्स को नष्ट करना शुरू कर देता है, ताकि टेंगली की बढ़त कम हो जाए। इसी दौरान महल के अंदर एल्डर टेंग बेचैन महसूस कर रहा होता है। वो बार बार सोच रहा है टेंगली के बारे में, जो अभी तक अपना मिशन पूरा करके वापस नहीं आया। वांग लिन को मारने वाला मिशन उसका एक सहायक चिंतित हो जाता है, क्योंकि काफी समय गुजर चुका है बिना किसी नतीजे के। लेकिन एल्डर टेंग को अब भी भरोसा है टेंगली की ताकत पर, खासकर ये सुनने के बाद कि वांग लिन की कल्टीवेशन सिर्फ ची कंडेंसेशन लेवल है, जबकि टेंगली पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब वांग लिन को हराना आसान होना चाहिए। वापस तेंगजिया सिटी में वांग लिन लगातार भाग रहा है, टेंगली के हमलों से बचने की कोशिश में, जो अब और भी डरावने होते जा रहे हैं। आखिरकार टेंगली का सब्र खत्म हो जाता है और वो इस्तेमाल करता है एक लाइटनिंग टैलिस्मैन, ताकि वांग लिन की मूवमेंट रोक सके। ऊपर से वांग लिन देखता है टेंगली ध्यान लगा रहा है और बना रहा है एक विशाल फॉर्मेशन। आसमान और जमीन कांपने लगते हैं। वांग लिन तुरंत समझ जाता है हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं।
इतना बड़ा फॉर्मेशन मतलब लगभग पक्की मौत, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी बहुत कम है। लेकिन ये वांग लिन है और उसके पास अभी भी एक और राज है, एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन जो उसे किसी और जगह भेज सकता है। अपना हमला फेल होता देखकर तेंगली हंसने लगता है। अब उसकी वांग लिन में और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है और अब वो चाहता है वो टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन खुद के लिए। दूसरी तरफ मौत से बचने के बाद वांग लिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि तेंगली चुपके से एक ऐसा ट्रेजर रखता है जो आमतौर पर नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स के पास होता है। उसी समय वांग लिन की लड़ाई की ताकत अचानक बढ़ जाती है। धन्यवाद अब्बास सितुनन की मदद को जो मौजूद है उस स्पिरिचुअल ट्रेजर के अंदर। अब्बास सितुनन ईमानदारी से कहता है कि वो ज्यादा देर तक मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तेंगली की हेवनली स्वॉर्ड उसे पहले ही घायल कर चुकी है। अब वांग लिन के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो भरोसा करे अपनी ही ताकत पर। वो संघर्ष करता है और रोकता है तेंगली के हर हमले को। आखिरकार अपनी तलवार फेंकता है जो कट लगाती है सीधे तेंगली के गाल पर, और तुरंत बाद वो इस्तेमाल करता है हार्ट मिरर टेक्निक ताकि सील कर सके मिस्टिकल गोल्ड को। चेहरे पर लगी चोट तेंगली को पूरी तरह पागल कर देती है। उसका गुस्सा फट पड़ता है। एक बार फिर वो बुलाता है अपनी विशाल हेवनली स्वॉर्ड और पूरी ताकत से वांग लिन की तरफ मारता है, लेकिन वांग लिन टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बच निकलता है। 3 दिन बाद लगातार उड़ रहा होता है और दूर जा रहा होता है। साथ ही सोच रहा होता है अपने स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में जो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसी बीच अनन भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी नेसेंट सोल एनर्जी खत्म हो चुकी है। वांग लिन की मदद करते करते तेंगली से लड़ाई में अपने सीनियर को जिंदा रखने के लिए वांग लिन अपनी इनर विजन का इस्तेमाल करता है और देखता है एक अजीब हालात निजांग फॉरेस्ट के अंदर, जिस फॉरेस्ट ऑफ करप्टेड हिल्स भी कहा जाता है। ये जगह टेंगजा सिटी से में जंगल ढका हुआ है गंदी करप्टेड एनर्जी से। यहाँ बहुत सारे जहरीले जीव हैं और खतरनाक नीली बेलें जो हर जगह बेतहाशा उग रही हैं। उधर टेंगली को एक जरूरी बात याद आती है जो एल्डर टेंग ने उसे बताई थी कि कोर फॉर्मेशन स्टेज से नीचे कोई भी इंसान इस जंगल में सुरक्षित तरीके से घुस नहीं सकता। लेकिन क्योंकि टेंग के पास नेसेंट सोल क्लास ट्रेजर है, वो अपने दादा की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और जिद में निजांग फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है। उसी समय जो पहले ही जंगल में आ चुका था अचानक चौंक जाता है जब नीली बेलें हर दिशा से उसकी तरफ आने लगती हैं। वो उसके शरीर को कसकर लपेट लेती हैं, इतना कसकर कि वो हिल भी नहीं पाता। स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर घबरा जाता है। वो जल्दी से कहता है वांग लिन से कि अपना मन शांत रखो और इन बेलों से निपटो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल किए। अचानक वांग लिन सफल हो जाता है और बेलों से खुद को छुड़ा लेता है। लेकिन अब्बास सितुनन एक सच्चाई मानता है, उसकी ताकत अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। टेलीपोर्टेशन की शक्ति अब ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं हो सकती। फिर भी पूरी तरह अपने सीनियर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो फैसला करता है कि अब अपने दुश्मन का सामना खुद की ताकत से करेगा। और कहानी अचानक बदल जाती है और हमें ले जाती है एक फ्लैशबैक में 10 साल पहले। एक आदमी जिसका नाम है जाओ गो, एक रोग कल्टीवेटर जो ची कंडेंसेशन के 10वें लेवल पर था, वो घिरा हुआ होता है कई दुश्मनों से। तभी एक छोटा लड़का उसका रास्ता रोक लेता है। वो लड़का बचपन का तेंगली होता है। पता चलता है कि छोटा तेंगली चाहता है छीनना एक फैमिली ट्रेजर जाओगो से। एक लो लेवल कल्टीवेटर होने की वजह से जाओगो को बहुत अन्याय महसूस होता है, क्योंकि उसे तंग किया जा रहा है तेंगली और उसके लोगों द्वारा। लेकिन बिना किसी दया के उसे मार देता है और तभी अनहोनी होती है। जाओ गो का खून उस ट्रेजर के साथ मर्ज हो जाता है। ट्रेजर पाने के बाद तेंगली उड़कर वापस जाता है अपने दादा से मिलने। बचपन से ही तेंग हमेशा बिगड़ा हुआ रहा था, क्योंकि उसका दादा तेंग सिटी का शासक था जो चाहे वो पाने की ने उसके स्वभाव को ऐसा बना दिया कि वो अपने लक्ष्य के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता था। उसका दादा यहाँ तक वादा करता है कि दुनिया के सभी ट्रेजर्स तेंगली के होंगे। इसी वजह से लालच और महत्वाकांक्षा उसके दिल में गहराई से जड़ पकड़ लेती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये अतीत देखने के बाद कहानी वापस आती है वर्तमान में 10 साल बाद। अब बड़ा हो चुका तेंगली वांग लिन का पीछा करता हुआ सीधे पहुंच जाता है खतरनाक मिजांग फॉरेस्ट के अंदर। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में जाता है, उसे कुछ अजीब लगता है। वो महसूस नहीं कर पाता वांग लिन की स्पिरिचुअल प्रेजेंस का जरा सा भी निशान। आखिरकार तेंगली पहुंचता है एक विशाल प्राचीन पेड़ के सामने और उसे दिखते हैं जमीन पर खून के निशान। घमंड से वो ऐलान करता है कि वो पूरे जंगल को नष्ट कर देगा सिर्फ वांग लिन को पकड़ने के लिए। फिर वो छोड़ता है अपनी स्काई स्प्लिटिंग ट्रेजर स्वॉर्ड, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि सारी नीली बेलें तुरंत रिएक्ट कर देती हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के तेज उछाल पर।
वो बेलें बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती हैं और हर जा से उसके शरीर को लपेट लेती हैं। पेड़ों के पीछे छिपा हुआ वांग लिन शांति से सब देख रहा होता है, क्योंकि लगता है आखिरकार उसके जाल में फंस चुका है। लेकिन तेंगली इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो संघर्ष करता है और लड़ता है नीली बेलों के खिलाफ। अपनी ट्रेजर सोर्ड के बिना भी वो जिंदा रहने की कोशिश करता है, एक गोल्डन शील्ड ट्रेजर का इस्तेमाल करके, जो उसके शरीर के सिर्फ एक हिस्से को बचा सकता है। वांग लिन डिफ्लेक्ट मौका बिना देर किए वो छोड़ता है अपनी हरी फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे टेंगली की तरफ, जो अभी भी बेलों में जकड़ा हुआ होता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, टेंगली की शील्ड टूट जाती है और उसे गंभीर चोट लगती है, लेकिन गहरी नफरत उसे मजबूर करती है कि वह फिर से खड़ा हो जाए। वह कसम खाता है कि वह वांग लिन को इस दुनिया का हर दर्द महसूस करवाएगा। वह चाहता है कि वह वांग लिन की रूह को खींचकर बाहर निकाले और उसे मौत तक रिफाइन करता रहे। इसी दौरान वांग लिन जल्दी से भाग निकलता है और साथ ही आबा सितुनान की हालत के बारे में पूछता है। आबा सितुनान उसे तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि वह अभी भी किसी तरह टिके हुए हैं, लेकिन वह चेतावनी भी देते हैं कि वांग लिन को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तेंगली की ताकत सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों गुना ज्यादा है और बचपन से तेंगली ने कभी भी कोई मुश्किल झेली ही नहीं। अगर ग्रीन फ्लाइंग स्वॉर्ड न होती तो वांग लिन पहले ही हार चुका होता। फिर आबा सितुनान कहते हैं, अगर वांग लिन हार्ड मिरर मिस्टिक गोल्ड खजाना जो तेंगली की रक्षा करता है उसे नष्ट कर दे, तभी वह सच में तेंगली को मार सकता है। भागते हुए वांग लिन शांत रहता है, बिल्कुल निडर। वह सोचने लगता है अपनी अगली चाल, ताकि वह फिर से तेंगली को जाल में फंसा सके। दूसरी तरफ तेंगली गुस्से से पागल होकर जंगली तरीके से हमला करता है और जंगल में सब कुछ तबाह कर देता है। यहाँ तक कि आबा सितुनान भी समझ नहीं पाते कि वांग लिन क्या योजना बना रहा है। आखिरकार वांग लिन एक खास जगह पर रुक जाता है और तेंगली उसे ढूंढ लेता है। दोनों फिर से आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन अचानक तेंगली को छिपा हुआ हमला महसूस होता है। वह तुरंत एक और खजाना निकालता है, एक विशाल सुनहरी घंटी जो उसके शरीर को ग्रीन तलवार से बचाती है। एक बार फिर वह अपना आसमान चीरने वाला खजाना तलवार छोड़ता है, जो अब बिल्ड मैजिक से और भी ताकतवर हो चुका है। हमला सीधे वांग लिन की तरफ दौड़ता है। वांग लिन तुरंत फॉर्मेशन खजाने और विस्फोट वाले ताबीज चालू करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत अब भी कम है, वह फिर से पीछे हटने का फैसला करता है। तेंगली फिर अपनी तलवार पूरी ताकत से छोड़ देता है, लेकिन वांग लिन पहले ही अपनी जगह बदल चुका होता है। इससे तेंगली लापरवाह हो जाता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वह अब एक गहरी अंधेरी खाई के बिल्कुल सामने खड़ा है, जो भरी हुई है सड़ी गली जहरीली गैस से। अंधेरे के अंदर से एक डरावना ज़ॉम्बी अचानक बाहर निकलता है, सीधे तेंगली की तरफ। और हाँ, ये भी वांग लिन की योजना का हिस्सा था, एक जाल जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। ज़ॉम्बी एक हरी गोली छोड़ता है। आबा सितुनान बताते हैं कि ये डेमोनिक कल्टीवेशन है, एक बुरी राह। ये हरी गोली साधारण नहीं है, इसके अंदर बहुत ही डरावनी विस्फोटक ताकत भरी हुई है। इसलिए आबा सितुनान वांग लिन को चेतावनी देते हैं कि वह दूरी बनाए रखे और फिर एक और जाल तैयार करता है ताकि धमाके से बच सके। अब तेंगली ही पीछा किया जा रहा है उस खतरनाक ग्रीन पिल ज़ॉम्बी द्वारा। उस ज़ॉम्बी के पास पहले से इंसान जैसी समझ मौजूद है, वह दुश्मनों पर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आबा सितुनान को एक और बात हैरान करती है, वांग लिन को कैसे पता चला कि यहाँ ज़ॉम्बी मौजूद है। सच यह है कि भागते समय वांग लिन एक अजीब आभा महसूस करता रहा और जितना अंदर जाता गया उतनी ही कम नीली बेलें दिखाई देने लगी। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ कोई ताकतवर जीव छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे बेलें भी डरती हैं। इसी वजह से उसने ये योजना बनाई ताकि तेंगली को यहीं तक खींच लाए, और उसकी योजना काम कर गई। अब तेंगली ज़ॉम्बी से निपटने में व्यस्त है। वह भूल जाता है वांग लिन का पीछा करना, लेकिन संभलने से पहले ही आगे भेजो। वांग लिन फिर से हमला करता है पीछे से ग्रीन फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ। तलवार तेंगली के कंधे पर सीधा कट लगा देती है। तेंगली को चक्कर आने लगता है, दिमाग उलझ जाता है, क्योंकि जाल लगातार एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। उसके पीछे एक डरावना ज़ॉम्बी और सामने वांग लिन हाथ में ग्रीन फ्लाइंग स्वॉर्ड लिए उसकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। उलझन भरी हालत है ना तेंगली के लिए। अगर वह आगे बढ़े तो भी हमला, अगर पीछे हटे तो भी हमला। इस मजबूरी वाली हालत में तेंगली फैसला करता है कि वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। एक जानलेवा लड़ाई दो फ्लाइंग स्वॉर्ड के बीच, जो पहले हमला करेगा वही जीतेगा। हालांकि आबा सितुनान उसे चेतावनी देते हैं, फिर भी वांग लिन हमला करने की तैयारी करता है, क्योंकि यह वांग लिन है, वह कभी नहीं रुकता, नामुमकिन हालात में भी नहीं। आखिरकार तेंगली बेहोश होकर गिर जाता है। वांग लिन जल्दी से उसका शरीर
अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। उसी पल एक बहुत बड़ा धमाका और भयानक आग हर तरफ फैल जाती है। वह खतरनाक ज़ॉम्बी वापस लौटता है तेंगली को ढूंढते हुए। तेज लड़ाई के बाद वांग लिन आखिर आराम करता है। वह ध्यान लगाता है एक शांत पहाड़ी पर गर्म धूप के नीचे। दूसरी तरफ आबा सितुनान अभी जो हुआ उससे हैरान है। उनका शिष्य बहुत ज्यादा लापरवाह था। अगर आबा सितुनान टेलीपोर्ट करने में जरा भी देर कर देते तो वांग लिन मर चुका होता, लेकिन वांग लिन के हिसाब से सिर्फ इतना बड़ा खतरा उठाकर ही वह तेंगली को मार सकता था, उससे पहले कि तेंगली अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस हासिल कर लेता। यहाँ तक कि आबा सितुनान खुद भी इतना बड़ा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें वांग लिन की हिम्मत पर गहरा सम्मान महसूस होता है। अब तेंगली का शरीर होने से वांग लिन उसकी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हासिल कर सकता है ताकि अपनी कल्टीवेशन और मजबूत कर सके। आबा सितुनान सोचते हैं ये बहुत शानदार मौका है। तेंगली का टैलेंट और उसकी ताकत इतनी कम उम्र में ही बहुत ऊंची थी। एक सच्चा जीनियस। अगर वांग लिन इसे सोख लेता है तो उसकी ताकत बहुत कम समय में काफी बढ़ जाएगी। जब तेंगली की कल्टीवेशन छीनने की प्रक्रिया चल रही होती है, तेंगली की रूह जोर से संघर्ष करती है। वह रिएक्ट करती है उसके पर्सनल टोकन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके दादा के टोकन से। उसी समय उसका दादा महसूस कर लेता है कि उसका पोता खतरे में है। वह बूढ़ा आदमी गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश करता है। टोकन के जरिए वह देख लेता है कि वांग लिन तेंगली की कल्टीवेशन छीन रहा है। दादा चेतावनी देता है अगर वांग लिन तेंगली को छोड़ दे तो उसकी जान बचा ली जाएगी, लेकिन ये वांग लिन है। वह कभी नहीं भूल सकता अपने दोस्त छांग हू की मौत, इसलिए वह सारी धमकियों को नजरअंदाज कर देता है। आखिर में तेंगली वांग लिन के हाथों मर जाता है और उसकी कल्टीवेशन सफलता से सोख ली जाती है। उस घटना के बाद 3 साल गुजर जाते हैं। वांग लिन आखिरकार अपने ध्यान से बाहर आता है। आबा सितुनान की रहनुमाई में वह सीख चुका है ऐसी तकनीकें जो उसे मौत के लोक में दाखिल होने देती है, और एक दिल की तकनीक जिससे एक्सट्रीम यिन जगह ढूंढी जा सकती है। जो कुछ उसने सीखा सब समझने के बाद वांग लिन योजना बनाता है कि वह कल्टीवेशन के लिए एक सही जगह ढूंढेगा। इसी दौरान आबा सितुनान, जिन्होंने वांग लिन को बचाते समय अपनी प्राइमोर्डियल सोल की ऊर्जा बहुत खर्च कर दी थी, वह गहरी नींद में चले जाते हैं। वांग लिन वादा करता है कि वह वापस आएगा और गोलियां बनाकर अपने मास्टर को ठीक करेगा। फिर कहानी बदलती है एक गहरे जंगल की तरफ। वहाँ एक ताबूत के अंदर से बैंगनी ऊर्जा निकलने लगती है। अंदर से एक अंधेरा साया धीरे धीरे बाहर आता है। कोई जो सैकड़ों सालों से सोया हुआ था अब जाग चुका है। उसका नाम है जी दारेन, पर्पल लॉर्ड, एक उड़ने वाला जॉम्बी नेसेंट सोल के मिडिल स्टेज पर। हाँ, उसी तरह का जॉम्बी जिसने कभी तेंगली का पीछा किया था, लेकिन ये वाला काफी ज्यादा ताकतवर है और ये उड़ भी सकता है। डरावना है ना? जैसे ही वह जागता है वह तुरंत किसी का पीछा करना शुरू कर देता है, गहरी नफरत के साथ। उसी समय वांग लिन जंगल के ऊपर उड़ते हुए बहुत घनी यिन ऊर्जा महसूस करता है। वह उस ऊर्जा की दिशा फॉलो करता है और खोज लेता है एक अजीब जगह जो खंडहरों और मौत से भरी हुई है। जब वह पहुंचता है वह देखता है लोग सामान्य तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। जब वांग लिन एक घोड़े को छूता है, घोड़ा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कागज जलकर राख बन गया हो। पूरा इलाका लाल ऊर्जा से ढका हुआ है। हर तरफ हिंसा ही हिंसा। बख्तरबंद घुड़सवार गांव वालों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। सब लोग एक ही रात में मर जाते हैं। ये जमीन करोड़ों मौतों से बनी हुई है, जिससे बना है बहुत ही ताकतवर यिन क्षेत्र। और आखिर वांग लिन समझ जाता है कि उसे कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट जगह मिल गई है। वांग लिन तुरंत बैठ जाता है और ध्यान लगाकर कल्टीवेशन शुरू करता है। पहले सीखी हुई मैनुअल के अनुसार वह छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करता है एक बड़ा फॉर्मेशन बनाने के लिए। इस फॉर्मेशन को कहते हैं कंफ्यूजन फॉर्मेशन। इसका मकसद है उसे बाहर के दुश्मनों से बचाना जब वह कल्टीवेशन कर रहा हो। फॉर्मेशन पूरा होने के बाद वांग लिन आखिरकार शुरू करता है वह तकनीक जिससे वह मिथ लोक में दाखिल हो सके। ये तकनीक 9 स्तरों में बंटी हुई है। हर 3 स्तर मिलकर एक स्टेज बनाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है शरीर के अंदर 3 बड़े पॉइंट्स को तोड़ना। डैंटियन, CFQE, जिहाई और जुजियाओ पॉइंट। ये तीनों पॉइंट शरीर के अंदर सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। इस कल्टीवेशन प्रक्रिया को कहते हैं बॉडी पॉइंट ब्रेक थ्रू। सफलता का मौका ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि जगह पर यिन ऊर्जा कितनी मजबूत है। अगर ब्रेक थ्रू सफल हो जाए तो थोड़े समय में एक ठंडा स्पिरिचुअल कोर, जिसे खानदान कहते हैं, बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही खानदान बनता है, शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी यिन शक्ति में बदलने लगेगी। आखिर में 3 खानदान मिलकर बनाते हैं कोर फॉर्मेशन स्टेज, जिसे जिदान भी कहते हैं। जब वांग लिन कल्टीवेशन कर रहा होता है, पेड़ों के पीछे से अचानक एक अजीब नौजवान सामने आता है। उसका शरीर नीलापन लिए हुए है, लगभग किसी अवतार जैसा। उसकी ताकत पहले ही लेट फाउंडेशन स्टेज पर है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पहले से एक बड़ा फॉर्मेशन लगाया जा चुका है।
जिज्ञासा में वह नीली त्वचा वाला युवक एक तैरते हुए पत्थर को छूने की कोशिश करता है। तुरंत फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है। बिजली जैसी ऊर्जा एक पत्थर से दूसरे पत्थर में बहने लगती है और एक सुरक्षा दीवार बन जाती है जो उसे वांग लिन के पास जाने से वह जैसे जैसे पत्थरों को छूता है एक एक करके पत्थर फटने लगते हैं। इससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वह एक बड़ा पत्थर उठाता है और फेंक देता है वांग लिन के ध्यान वाली जगह पर। वांग लिन खतरा महसूस करता है। तुरंत वह अपनी ग्रीन फ्लैंक स्वॉर्ड छोड़ देता है नीले युवक पर हमला करने के लिए, लेकिन 2 हमलों के बाद भी नीला युवक गिरता नहीं, बल्कि वह ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लेता है। बस एक पल में नीली रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। उसके घाव तुरंत भर जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। ये देखकर वांग लिन बहुत हैरान हो जाता है। वह विनम्रता से पूछता है, तुम कौन हो? कृपया यहाँ से चले जाओ और मेरी कल्टीवेशन में बाधा मत डालो। लेकिन नीला युवक ठीक से बोल भी नहीं पाता। वह सिर्फ साधारण इशारों का इस्तेमाल करता है, लगभग टार्जन जैसी बॉडी लैंग्वेज। वांग लिन, जिसे समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं, तुरंत चेतावनी देता है जो भी बात नहीं मानेगा उसे कोई रहम नहीं मिलेगा। फिर नीला युवक पास की एक पत्थर की इमारत की तरफ चलने लगता है, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। अपनी तेज बुद्धि से वांग लिन जल्दी समझ जाता है कि ये युवक तैरते पत्थर वाले फॉर्मेशन में दिलचस्पी ले रहा है। युवक बार बार सिर हिलाता है और एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करता है, जैसे वांग लिन के अंदाजे को पक्का कर रहा हो। लेकिन तभी वांग लिन नोटिस करता है उसके पूरे शरीर पर पीले ताबीज चिपके हुए हैं। उसे बहुत अजीब महसूस होता है। अचानक नीला युवक एक पत्थर पकड़े हुए और पास आ जाता है और फिर वह बाहर निकालता है एक सुनहरी मोती। ये मोती असल में एक जादुई हथियार है जिसका नाम है 1000 यूजन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी ताकत पहले ही कोर फॉर्मेशन लेवल तक पहुंच चुकी है। अगले ही पल एक भ्रम खुद वांग लिन का उसके सामने दिखाई देता है। तभी वांग लिन समझता है कि ये इल्यूजन मैजिक है। वह तुरंत उस भ्रम वाले मोती को नष्ट कर देता है, लेकिन एक छोटे से पल के लिए उसे महसूस होता है जैसे नेसेंट सोल लोक तक पहुंच गया हो। वांग लिन हैरान रह जाता है। इसका असर हद से ज्यादा असल जैसा था। जितनी ज्यादा ऊर्जा उस मोती में जाती उतना ही भ्रम असली लगता। अपने दिमाग में वांग लिन पहले ही योजना बना लेता है। ये इल्यूजन हथियार दुश्मनों को डराने के लिए परफेक्ट होगा, लेकिन यह अजीब नीला युवक उसे बेचैन कर रहा है। संभावना है कि इसका इल्यूजन मोती वांग लिन के पत्थर वाले फॉर्मेशन को खराब कर सकता है। इसलिए वांग लिन फैसला करता है कि वह कल्टीवेशन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढेगा। जल्दी ही उसे एक नई जगह मिलती है, एक गहरी खाई के पास, जहां यिन ऊर्जा पहले से काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन वांग लिन अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी स्पिरिचुअल ताकत पहले ही कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक्सट्रीम यिन ऊर्जा में कई अजीब बदलाव और लगातार घिसाव की वजह से वांग लिन की कल्टीवेशन पहले ही एक चरम लोक की तरफ बदलना शुरू हो चुकी है। इसका कारण है मृत लोक में प्रवेश करने वाली तकनीक। ये तरीका बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कम लोग इसे कभी सीख पाते हैं, लेकिन जो सफल हो जाए वह एक बेहद ताकतवर स्पिरिचुअल क्षेत्र हासिल कर सकता है। जैसे ही वांग लिन एक्सट्रीम यिन लोक में ब्रेक थ्रू करता है, आसपास का इलाका जमने लगता है। पास की हर चीज बर्फ में बदल जाती है। वांग लिन महसूस करता है कि आगे बढ़ने की मुश्किल अब बहुत ज्यादा हो गई है। उसे सच में एक ऐसी जगह चाहिए जहां हाई क्वालिटी एक्सट्रीम यिन ऊर्जा हो। उसी समय किसी दूसरी जगह पर्पल जॉम्बी ऊपर से देख रहा होता है। वो उस युवा जॉम्बी को देखता है जिसने कभी लिंगेयर का पीछा किया था। मालिक होने के नाते पर्पल जॉम्बी उसे आदेश देता है कि वह उसकी नेसेंट सोल, क्योंकि जैसे ही वह उसे निगल लेगा उसे आखिरकार आजादी मिल जाएगी, और बदले में वह वादा करता है कि वह युवा जॉम्बी की मदद करेगा उसे बदलने में एक डेमोनिक जॉम्बी में। वापस वांग लिन की तरफ लंबे समय तक भटकने के बाद आखिर उसे एक छोड़ी हुई जगह मिलती है जो घनी यिन ऊर्जा से भरी हुई है। लेकिन तभी उसे कुछ जाना पहचाना महसूस होता है। नीली त्वचा वाला युवक अभी पीछे से उसका पीछा कर रहा है। तुरंत वांग लिन अपनी ग्रीन फ्लाइंग स्वॉर्ड छोड़ देता है। उसे पीछा किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात उसे बहुत चिढ़ा देती है। नीला युवक फिर से इशारे करने लगता है। उसकी हरकतों से वांग लिन समझ जाता है कि वह उसे अपने पीछे आने का निमंत्रण दे रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वांग लिन मान जाता है। जल्द ही वे दोनों पहुंचते हैं एक अजीब जगह पर जो विशाल हड्डियों से ढकी हुई है। नीला युवक एक ऊंची पत्थर की संरचना पर कूद जाता है और एक फॉर्मेशन पॉइंट एक्टिव करता है। फिर वह दूसरी टावर पर जाता है और दूसरा पॉइंट एक्टिव करता है। एक एक करके कई फॉर्मेशन पॉइंट आपस में जुड़ने लगते हैं और आसमान की तरफ पहुंच जाते हैं। फॉर्मेशन पूरा होने के बाद नीला युवक रहस्यमय मंत्र जाप करना शुरू करता है। अचानक वांग लिन महसूस करता है पास की विशाल पत्थर की मूर्ति जैसे जिंदा हो गई हो। बिना देर किए वांग लिन उड़कर मूर्ति के ऊपर पहुंच जाता है। अपने खजाने का इस्तेमाल करके वह आसपास का इलाका जान सकता है, और तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। ये जगह
एक एक्सट्रीम यिन भूमि है, सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि लेवल 10 एक्सट्रीम यिन, सबसे ऊंची क्वालिटी जो हो सकती है। 5 दिन बाद वांग लिन सफलता से मृतलोक तकनीक के लिवांच को पूरा कर लेता है, लेकिन अचानक आसमान अंधेरा हो जाता है। काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। बादलों के अंदर से एक ताबूत नजर आता है। वह सीधा उड़ते हुए वांग लिन और नीले युवक की तरफ आता है। नीला युवक तुरंत रिएक्ट करता है। वह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिव करता है और भाग निकलता है। एक मंदिर के अंदर वांग लिन नोटिस करता है उसके सामने की मूर्ति जिंदा जैसी लग रही है। वह तुरंत अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन तभी एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है जल्दबाजी मत करो, और ये भी कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है। एक अजीब आदमी सामने आता है, एक इंसान जिसका चेहरा बूढ़ा है लेकिन शरीर एक बच्चे का। उसने एक प्राचीन पत्थर का ताला पहना हुआ है। नीला युवक वांग लिन को रोक देता है ताकि वह हमला न करे। ये बूढ़ा आदमी असल में वू यू की नेसेंट सोल है, नेसेंट सोल के शुरुआती स्टेज पर। और सच्चाई सामने आती है कि वह बाहर वाले पर्पल जॉम्बी का मास्टर है। वह इन जॉम्बी सेक्ट का इकलौता जिंदा बचा हुआ पूर्वज भी है। इस सेक्ट में हर शिष्य को एक लाश ढूंढनी होती है। उस लाश को रिफाइन करके एक जॉम्बी कठपुतली बनाया जाता है। जैसे जैसे कल्टीवेटर मजबूत होता है वैसे वैसे उसकी जॉम्बी कठपुतली भी मजबूत होती जाती है। वांग लिन जल्दी समझ जाता है कि वह जॉम्बी कठपुतली अपने मास्टर से गद्दारी कर चुकी है। 300 साल पहले पूर्वज उस जॉम्बी को यहाँ लाया था, लेकिन उस लाश ने बहुत ज्यादा ठंडी ऊर्जा सोख ली और कंट्रोल से आजाद हो गई। उसने अपने मास्टर को गंभीर चोट पहुंचाई। बाहर वाला युवा जॉम्बी असल में उस समय उसका खुद का शरीर था। उसे पहले ही रिफाइन किया जा चुका था, इसलिए उसे इंसान जैसी समझ मिल गई। वांग लिन की ताकत देखकर पूर्वज उससे मदद मांगता है। वह कहता है कि वह एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल सकता है जो यिन जॉम्बी सेक्ट के मुख्यालय तक जाता है और वह वांग लिन को वहाँ भेज सकता है। लेकिन वांग लिन सावधान रहता है। वह पूछता है तुम खुद क्यों नहीं जाते? पूर्वज समझाता है कि वह अपने जॉम्बी शरीर से 100 मील से ज्यादा दूर नहीं जा सकता और अगर उसकी नेसेंट सोल जबरदस्ती कुछ करेगी तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए वह एक निवेदन करता है। जब वांग लिन सेक्ट पहुंचे तो उसे ये जिजाई नाम के एक व्यक्ति को जरूर ढूंढना होगा, एक जूनियर जो उसकी मदद कर सकता है। पूर्वज ये भी जानता है नीले युवक से कि वांग लिन ठंडी यिन ऊर्जा से कल्टीवेशन कर रहा है। वह बताता है कि यिन जॉम्बी सेक्ट के अंदर एक खास जगह है जहाँ बहुत ही शुद्ध यिन भूमि है जो वांग लिन के लिए परफेक्ट है। समय बर्बाद किए बिना पूर्वज टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खोल देता है और फैसला वांग लिन पर छोड़ देता है, जाना है या नहीं। वांग लिन ध्यान से सोचता है, बाहर वाला जॉम्पुतली बहुत खतरनाक है। अगर वह यहाँ रुका और जॉम्बी अंदर आ गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आखिरकार वांग लिन अपना फैसला ले लेता है। यही था आज का वीडियो। गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है। गाइज, आगे की एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होगा, इसीलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।